सीनियर सीनियर जो भी है उनको आप जरूर बुला लीजिए। ग्रुप में मैसेज सर्कुलेट कर दीजिए, शॉर्ट वीडियो बना के ग्रुप में डालिए। प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। जो भी गेस्ट हैं हमारे वो लोग आ चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफिस में और कुछ लोग कोई मीटिंग में भी बैठे हैं। अब तक हम बुला रहे हैं। थैंक यू। एक एक टेबल ये चेयर जो है छोड़ के ताकि लगे भरा हुआ है। ठीक है, प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो ठीक फुल कंप्लीट हो जाए। तो थोड़ा जय
your speech. Principal sir. जो अपना आज गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आज हमारे बीच ऐसे शख्स आए हैं जो भी थे, इसलिए इनको सर को मैंने बहुत लेट इन्फॉर्म किया। वो सीनियर पद पे जो तैनात हैं हमारे मैडम, एक सुबह में है, एक मोतिहारी में भी है, वो लोग भी आए हुए हैं। मैं उन लोगों का भी स्वागत करता हूँ। हमारे DYSP इसी कॉलेज के हैं, अभी ये नालंदा में पोस्टेड हैं, सुशील कुमार, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और आप सभी का इस प्रोग्राम के लिए, इस प्रोग्राम के सक्सेस होने के लिए इतने कम टाइम में करेंगे, लेकिन ये 5-7 दिन के अंदर ये प्रोग्राम थोड़ा सा डिसाइड हुआ कि इसको करना है। स्वागत है, कुछ डबल टाइम नहीं हुआ, क्योंकि आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स हैं जिनको सुनने के बाद आप सभी को एक मोटिवेशन करूँगा कि आगे अपना जो भी प्रोग्राम है उसको करते हुए सर का एक स्पीच सुनने को हम लोग से गुजारिश करेंगे कि आप अपना विजिट जब कभी मोतिहारी का हो आप लोगों का ये रेगुलर मीट को हर साल करेंगे। और ये गर्मी का टाइम थोड़ा सा अलग तरह का सर एक्सपोजर हम लोगों को मिला। यहाँ हम लोगों ने जब आया तो बस एक चापाकल था सर, और लाइब्रेरी में भी चालू था, पूरा कैंपस में CRPF का कब्जा था, हम लोग सीखने इंजीनियरिंग का आए थे। और यहाँ एक प्रकार का हम लोगों ने महसूस किया कि आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा है, और ये आगे के जीवन में इंजीनियरिंग कॉलेज का जो एवोल्यूशन जो होगा, ये उसी प्रोसेस में हमारे कॉलेज का बहुत योगदान है। रात में आए तो पूरा कैंपस हम लोगों ने घूमा और देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमारे एलुमनी मीट के जो प्रभारी उन्होंने मिले वेलकम किया हमारा, और अच्छे से डायरेक्शन सबसे हुआ। हम लोग आपका डिनर लिए थे, तो कोई विशेष समस्या नहीं हुई। और बाकी सभी जो बच्चे थे उनसे भी मुलाकात हुई, अच्छा लगा हम लोगों को। और हम प्रशासनिक सेवा में हमारे कॉलेज का हिस्सेदारी थोड़ा कम है। जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो कहा गया मोतिहारी में भी कॉलेज है, और कहा सर मोतिहारी में भी कॉलेज है। तो फर्स्ट सर्टिफिकेट जो सर BPSC में गया मोतिहारी कॉलेज का मेरा ही था, तो बहुत ही गौरवान्वित। फिर चांदनी नाम में रिजल्ट सुना, तो सिर्फ मान नहीं चल रहा कि BTech कर लिए तो हम इंजीनियर हो गए, तो बाकी दूसरा काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? इसको मान लीजिए कि आप जस्ट यू आर ग्रेजुएट, इसको आप जब जस्ट ग्रेजुएट मानकर करेंगे तो आप जीवन में जहाँ बनना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। जीवन में शालीनता रखिए, जीवन में शालीनता रखिए, सहिष्णुता रखिए, और एक मौलिकता जो है अपने स्वभाव में, अपने पर्सनालिटीज में, कि अहम आपको किसी ईगो आपको किसी भी स्तर पे कहीं से भी जो निगेटिव एनर्जी आप में कहीं से भी आ रही है उसको नहीं आने देना। भाई बहुत नेगेटिव काम करता है। और आप में जितनी मौलिकता होगी, जितनी सहजता होगी, लोगों को जितने अच्छे से बात करेंगे आप, क्योंकि बात जितने अच्छे से लोगों से आप करेंगे वही आपका अंततः आपकी पूंजी है कि लोग आपकी बात से याद करते हैं, आपके पद से याद नहीं करते हैं। आप अच्छे से किसी से कोई आप इतना स्तर पे सब लोग BTech आप कर लिए हो, इतना स्तर तो है कि कम से कम आप गजटेड पदाधिकारी सब लोग बन सकते हो। और मैं चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ सभी काबिलियत रहता है, कुछ विशेष कोई काबिल कोई रॉकेट साइंस पढ़ के नहीं पाया है, सब में बेसिक क्वालिटीज रहती है, थोड़ा सा पुशअप करना रहता है और आप कम्पीट कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। हम चाहेंगे सर कि कॉलेज में और लोग क्षेत्र में आए, प्रशासनिक सेवा में UPSC में कम्पीट करें, BPSC में कम्पीट करें, और जहाँ हम लोग के सहयोग का जरूरत होगा हम लोग सहयोग करेंगे। हमारे सीनियर तो बहुत लोग थे नहीं, लेकिन हम आपके सीनियर तो बहुत लोग हैं, प्रशासनिक चांदनी है, हम हैं, प्रबोध है, और लोग भी हैं, तो हम लोग का नंबर भी रहता ही है। तो किसी को अगर लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं इस स्तर पे आगे तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है,
जब नहीं कर सकते हैं, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है, तो हर एक प्रकार के साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी हम लोग आपको करेंगे, देखेंगे, बात करेंगे, क्योंकि बात करने से बहुत सारी समस्याएं सॉल्व होती है। तो आपके जीवन में कहीं से भी निराशा बनाता है तो बात कीजिए हम लोगों से। बात नहीं अगर नहीं हो पा रहा है तो मैसेज कर दीजिए, हम बताइए सर मैं मोतिहारी कॉलेज का हूँ, तो आप जरूर हम कॉन्टैक्ट करेंगे और समय मिलने पर हम लोग बात करेंगे। और सर से आग्रह है कि मेरा सब ब्रांच मैकेनिकल था, तो मैकेनिकल तो बहुत सॉलिड ब्रांच होता है। अब मैकेनिकल वाले रोज दिलाए मस्त रहना है, मस्त रहना है, एकदम तनाव नहीं लेना है, ठीक ना, मूल्यांकन अच्छे से रहना है। दो चीज में काम करना है, वैसा काम जो अनैतिक हो और वैसा काम जो इलीगल हो, ये दो छोड़कर फुल मस्ती करो, मस्त रहना है जीवन में। जो मस्त नहीं है हमेशा सोचते विचारते रहोगे तो जीवन से सोचने नहीं चला जाएगा। सोचना नहीं है, बस जो काम है कर लेना है, चलो ये आपको करना है कर लेंगे। नहीं समझना है, आपके पास इतने सीनियर्स, इतने रिसोर्स, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो एकदम तनाव नहीं लेना है। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। कोई भी किसी को अगर पर्सनल दिक्कत भी होती है, कहीं कुछ प्रशासनिक में किसी को अगर कुछ कहीं तक कुछ दिक्कत हो रही है, बहुत सारे से जूनियर बात भी करते हैं, तो हम लोग भरसक अगर जहाँ तक हेल्प होना रहता है वहाँ हम लोग हेल्प कर देते हैं। और अगर कोई ज़्यादा नेतागिरी करने लगता है उसको बताते हैं बहुत ज़्यादा नेतागिरी नहीं करो। तो एक सर जूनियर लड़का बच्चे थे, तो लोग एक दो बार लोग हेल्प कर दिया, बात सब नेता बन गया सर। लोकल लोग नेतागिरी करने लगा, जाने वाला भारी कोई डराने लगा सब। तो ऐसा नहीं करना है, एंजॉय लेना है और मस्त रहना है, ठीक है। और किसी को कोई अगर पूछना है, किसी को कुछ जानना है, समझना है, तो आप बारी से कोई पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो माइक ले लीजिए ऑडियंस में। हैंड रेज कीजिए, जिसको किसी को कोई सवाल पूछना हो सबसे। हमारे ब्रांच में एक कैक्टस था बस। तो भी आप बोल रहे थे कि रेगिस्तान में कैक्टस आ गया है। इसको आप जस्ट मानिए कि आप गोइंग टू बी ग्रेजुएट, आप एक ग्रेजुएट होने जा रहे हो, बस इतना ही है। कोई सिविल ले, कोई मैकेनिकल ले, कोई इलेक्ट्रिकल ले या सिविल इंजीनियरिंग ले, कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मान के चलो कि आप जस्ट ग्रेजुएट होने जा रहे हो, उसके बाद भी कैरियर शुरू होता है। और आपकी तक जो बेसिक कैरियर जो आप सोच रहे हो कि भाई हमको पेंटर बनना है, जो भी बनना है, आप आगे इसको परस्यू करो। अगर आपको लगता है कि हम स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं तो करिए आप, तो दिक्कत नहीं है। इसको जस्ट एज ए ग्रेजुएशन मानिए आप, ठीक है। और बस नहीं है। गुड आफ्टरनून सर, दिस इज विपुल फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियर सर। सर मेरा क्वेश्चन आपसे था सर कि जब आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को चूज किया तो आपका उसके पीछे माइंडसेट क्या था कि मैकेनिकल ही लेना है, और मैकेनिकल फिर लेना है तो आपका नैरेटिव चेंज क्यों हुआ कि हमको प्रशासनिक क्षेत्र में जाना है, तो इसको सारा एक्सप्लेन कीजिए आप। हम लोग वर्कशॉप में गए यहाँ पर, तो सर वर्कशॉप में गए तो बोला गया कि लेथ मशीन को उसका लेथ मशीन जब शुरुआत हुई ना, लगा कि शरीर हिलने लगा है, हमारे हाथ उठ जाएगा, इसमें कोई काम के नहीं रहेगा। फिर हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग करने गए बोकारो स्टील प्लांट में। वहाँ बहुत अलग अलग प्लांट का फोटो लेता और बाकी सब प्लांट था। वहाँ का मैनेजर डरा दिया हम लोग को कि अब तुम लोग पढ़े लिखे लड़के अक्सर पढ़ते हो, प्रशासन में जाओ, तुम लोग IAS बनो। यहाँ पर क्या है, हम ब्लास्ट हो जाएगा मर जाओगे, कोको बैंक गैस लीक हो जाएगा मर जाओगे, ये हो जाएगा। तो हम लोग वहाँ ऐसा रिमोट किया वहाँ से कि हम लोग ट्रेनिंग नहीं करते, भाग जाते, सफर नहीं करना पड़ेगा। समय की पाबंदी को देखते हुए हमारे क्वेश्चन राउंड का सेशन जो है वो सेपरेट चलेगा।
So thank you sir for this wonderful motivation. And जैसा कि सर ने कहा कि whenever we will need help from sir, he is ready to help us. And by his speech he has proved that senior is always the technical partner. सबसे पहले यहाँ के प्राचार्य मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय मोतिहारी के यहाँ पर उपस्थित हमारे विद्वत शिक्षकगण, उपस्थित हमारे पूर्ववर्ती छात्र जो भी आए हैं और जो यहाँ वर्तमान में जो अध्ययनरत छात्र हैं और यहाँ के जो संस्थान के जो अन्य कर्मचारी हैं, सबसे पहले मैं प्राचार्य महोदय को बधाई दे दूँ कि आपने एक पहला एलुमनाई मीट ऐसा कराया जो किसी ऐतिहासिक पल माना जा सकता है। इसलिए कि आज मैं आया तो अपने पढ़ाए हुए 1980 और 81-82 बैच के छात्र से भी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ प्राचार्य महोदय का कि आपने ये अवसर प्रदान किया। और मैं इस कॉलेज को जब ये प्राइवेट मैनेजमेंट के अंदर था तो कुछ कहने से पहले सबसे पहले मैं इसके संस्थापक डॉक्टर आर ठाकुर और इस धरती को मैं नमन करता हूँ जहाँ से एक करियर की शुरुआत हमने की और आज यहाँ हमारे बीच में छात्र बैठे हुए हैं। आज उसी का परिणाम है और मुझे स्मरण है कि कैसे यहाँ के संस्थापक आर ठाकुर जी ने लैंड भूमि से लेकर के कैसे प्राइवेट लैंड को उन्होंने एक्वायर किया, एक्वायर ही नहीं कराया बल्कि इसकी रक्षा उन्होंने ऐसे की जैसे अपनी संपत्ति की रक्षा की जाती है, उससे ज़्यादा रक्षा इन्होंने इस संपत्ति की थी क्योंकि उस समय लगातार चारों तरफ से अतिक्रमण का दबाव बढ़ रहा था। कितने सारे राजनीतिक दबाव उन पर थे, उन सब चीज़ों के मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने उनके संघर्ष को देखा है, मैंने उनके विजन को देखा है, मैंने उनको मिशन को देखा और हमें ये आज कहने में मैं महसूस करता हूँ कि अगर मनुष्य के पास या किसी व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा विजन आपके सामने हो और आपका अगर निश्चय दृढ़ हो तो रास्ते में चाहे कोई भी रोड़ा हो वो आपको बाहर नहीं बन सकता है। और उसी का परिणाम है कि इंजीनियरिंग कॉलेज 1986 में टेक ओवर हुआ, लेकिन जैसे आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी की सभ्यता, तो उस समय तक 86 के पहले 84 तक मैं कह सकता हूँ इस कॉलेज को अगर आकर के कोई देखता प्राइवेट मैनेजमेंट में तो बहुत सारे सरकारी संस्थान इसके प्रबंधन के आगे नतमस्तक हो जाए। क्योंकि हमने देखा है कि अगर 9 बजे का क्लास है तो शायद किसी शिक्षक की हिम्मत नहीं थी कि वो 9 बज के 1 सेकंड पर वो क्लास नहीं कर, वो सवाल ही नहीं था, वो चेहर पे वो बात क्लासेस टाइम पे होना। और हमने तो वो भी व्यवस्था देखी है कि जब यूनिवर्सिटी एग्जाम का टाइम आया, बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं था तो ठाकुर साहब का आदेश निकला कि 9th क्लास चलाया जाएगा और सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो मुझे स्मरण है कि मैं इसी हॉल में मैं 9 बजे रात्रि तक भी मैंने क्लास किया है। ये हमारे जो संस्थापक थे उनका विजन था। आज हम लोग इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन की बात करते हैं, आज हमारी नई शिक्षा नीति इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन की बात करती है। और जब प्राइवेट मैनेजमेंट था 80 के दशक में, ये पहला कॉलेज था जहाँ पर हमारे ठाकुर साहब डीएम से मिल करके, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से मिल करके यहाँ इन्होंने इंडस्ट्रियल सेट बनवाया और उस इंडस्ट्रियल सेट में यहाँ कि गांव के लिए हम क्या क्या बना सकते हैं उन्होंने वो कार्य किया। और मुझे स्मरण है कि मुझे वो टास्क दिया गया था कि आनंद जी आप केमिस्ट्री के आदमी हैं, आप एक ऐसी झोपड़ी पर, ज़्यादातर ग्रामीण आजकल वो जो कहते हैं ना खरपतवार के झोपड़ी में रहते हैं, अगर आग लगने की समस्या काफ़ी है तो ऐसा बनाइए कि वो उसमें आग ही न लगे, इससे बहुत धनजन की हानि होगी। मुझे वो टास्क दिया गया था और उसमें हमने काफ़ी अध्ययन किया और अध्ययन करने में ये मैंने पाया कि जिस केमिकल कंपाउंड में ऑक्सीजन का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होता है, अगर उसे उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो उसमें आग लगाने पर भी आग नहीं लगेगी। मुझे याद है कि उस कंपाउंड का तो हमें अब ऐसे कंपाउंड का सिलेक्शन करना था, चयन करना था जो मार्केट में अवेलेबल भी हो और सस्ते दाम पर भी हो, चूँकि बेचारे जो गरीब झुग्गी झपड़ी में रहते हैं वो कहाँ से मांगे केमिकल का इस्तेमाल करें। तो हमें याद है कि अमोनियम सल्फेट वगैरह का मैंने यूज़ किया।
काफ़ी 1 महीना तक मैंने ट्राई किया। उसको एक टब बनाया गया था, यहाँ पे हमारे कहने पर एक सीमेंटेड टैंक बनाया गया और उस सीमेंटेड टैंक में खरपतवार को ला करके 1 सप्ताह हमने उसको सोख कराया और उसको दूसरे दिन सुखा के हमने प्रदर्शनी, पूरे शिक्षक और छात्र उपस्थित थे। यहाँ पर हुआ कि जैसे खड़ का टेस्ट होगा इसमें आग नहीं लगती और उसका टेस्ट किया गया, उसमें आग नहीं लगी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बुलाया गया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जिस आदमी का ये विजन था, जिस समय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना का विजन 80 में, और साथ साथ यही विजन था कि हमारे इंस्टीट्यूट में इंडस्ट्री बने, उस इंडस्ट्री में हमारे बच्चे जाके प्रशिक्षित हों, साथ साथ जो हमारे आसपास के जो रूरल कम्युनिटी है, जो गांव समुदाय के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, हम उनके लिए कैसे ऐसे आवास की व्यवस्था करें जो न केवल कम कीमत पर उपलब्ध हो बल्कि उनको आगजनी से बचाया जा सके। तो मैं पुनः एक बार उनके उस दृष्टिकोण को, उनके विजन को मैं पुनः सलाम करता हूँ। और इसके बाद कॉलेज 86 से लेकर के 94 तक सरकार ने किसी तरह से निर्णय हुआ, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष हुआ, उस दिन तक ये मृत प्राय रहा। कॉलेज में बिल्कुल मृत प्राय रहा, कुछ नहीं हुआ। संयोग था कि मेरा डेपुटेशन या ट्रांसफर यहाँ से डिपार्टमेंट में कर दिया गया और डिपार्टमेंट में जब मुझे एक टास्क मिला 2005 में कि मोतिहारी गया दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज को स्टार्ट करना है और इसकी जिम्मेवारी ऑर्डर के रूप में मुझे मिल गई कि आप ही को ये कॉलेज को फिर से शुरुआत करनी है। मैं सारे पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे। सबसे पूछा गया कि आप में से कौन ये जिम्मेवारी स्वीकार करेंगे। होता है कि जब आप फेस करते हैं तो पता भी चल जाता है कि कौन लोग इच्छा से काम करना चाहते हैं। तो मेरे चेहरे पर एक अजीब सा एक आया और मुझे लगा कि बहुत सही समय आ गया है कि मैं उस ऋण को चुकाऊं जहां से मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी। और जिस इंजीनियरिंग कॉलेज का मैंने उत्कर्ष देखा है, जिसका मैंने उत्कर्ष देखा है और आज वो मृत प्राय है, तो ईश्वर ने शायद हमें इस काम के लिए चुना। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और मैंने ऐसे ही कह दिया कि इस जिम्मेवारी को सर अगर कोई नहीं ले रहा है तो मैं सहर्ष स्वीकार करूँ। और इसके लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त करनी थी कॉलेज को, तो उसका DPR प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, सारा रिपोर्ट बना करके और AICTE में मूव किए डिपार्टमेंट से। और जो कहते हैं ना कि अगर आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो, इरादे साफ हो, जैसा कि हमारे DSP साहब बता रहे थे, अगर नेक इरादा हो, इरादे साफ हो, इच्छा शक्ति दृढ़ हो, तो फिर कहते हैं कि वो अगर हृदय से आप कोई काम करेंगे तो सारी कायनात आपके साथ हो जाती है। तो मुझे यही लगा कि सारी कायनात हमारे साथ हो गई। AICTE के चेयरमैन तो यादव जी थे, मुझे याद है उस टाइम में वो यादव जी पटना आए थे। हमें पता चला कि वो पटना आए हुए हैं। हम उनको सेक्रेटरी से अपने इन्विटेशन दिलाया कि डिपार्टमेंट में वो आए, आ भी गए और उनके सामने हम लोग कहे कि सर बहुत ही 55 एकड़ 85 एकड़ गया का, 45 एकड़ मोतिहारी का, 45 एकड़ दरभंगा का, इतनी संपत्ति और इतना बिल्डिंग रहते हुए बिहार के लड़के पलायन कर रहे हैं। सर आपका बहुत ही योगदान होगा, बिहार के लिए आप कुछ करें। मुझे याद हो कि यादव जी ने स्वीकार किया और कहा कि अगर आपने एप्लीकेशन डाला है तो मैं अप्रूवल दे दूँगा। हमने एप्लीकेशन डाल रखा और वो जाते ही दिल्ली मोतिहारी गया दरभंगा और इसके साथ साथ हुआ था आपका चंडी नालंदा, 4 कॉलेज का अप्रूवल एक बार में मिला और चारों का उठाकर उसके बाद आप सब जो छात्र, अब जो खुशी हमें मिल रही है आपको देखकर, जैसे आप अपना घर बनाते हैं तो आपके घर के बगल से अगर कोई दूसरा गुजर रहा होता है तो उसको वो फीलिंग नहीं होगी, लेकिन अगर आपका निर्माण किया हुआ कोई चीज़ है आप बगल से गुजरे अपनी आँख से देखें तो वह खुशी जो उसको मिलेगी वो दूसरे को नहीं मिल सकती। तो मैं जब अपने छात्रों को देखता हूँ और खासकर ऐसे सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आए हुए छात्रों को देखता हूँ जो शायद अभाव में वो इंजीनियर नहीं बन पाते, वो इंजीनियर बनने का ख्वाब नहीं देख पाते, तो ऐसे सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के छात्र को मैं जब देखता हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली का, तो मुझे वहाँ भी बच्चों के लिए इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, तो मुझे जो खुशी मिलती है उसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता। मैं आप सबको देखते हुए
मैं ये बता रहा हूँ कि ठाकुर साहब का जो था यहाँ पर उनकी जो ऊर्जा को मैंने देखा। शायद हमने कहा कि अगर एक व्यक्ति इतना बड़ा काम कर सकता है उस 80 के दशक में जहाँ सारी चीज़ें विपरीत थी, तो अगर हमें सरकार ने पद दिया यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी में, तो मैं भी इससे बड़ा काम कर सकता हूँ। और जब 5 कॉलेज का अप्रूवल हमने दिलवा मिल गया ICT से, तो आप प्रिंसिपल साहब जानते होंगे कि हुआ कि साथ निश्चय हुआ कि हर जिला में खोलना है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। तो चूँकि 5 कॉलेज खुल चुका था, बिना कहे हुए उसका नोडल ऑफिसर हम ही को बनाया गया कि आप ही देखें जमीन से लेकर के ICT के अप्रूवल तक का। और जो मिशन 2023 में पूरा करना था सारे इंजीनियरिंग कॉलेज को पॉलिटेक्निक को खोलने का, वो मिशन 2021 में हमने पूरा करके सरकार को दे दिया, जिसका परिणाम है कि 38 जिला में हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र पढ़ रहे हैं। और मैं फिर से बता दूं कि उस सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के जिन्होंने स्वप्न में कभी नहीं सोचा होगा कि मैं भी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ सकता हूँ। दूसरी बात कि आपका जो शुल्क है मात्र 10 रुपये के शुल्क से आप यहाँ पढ़ रहे हैं। तो दूसरी बात ये कि आपको सबसे पहले अपने समाज के प्रति सोचना चाहिए कि आखिर वो बाकी खर्च आ कहाँ से रहा है। वो सारा आपका समाज के लोग आपका वहन कर रहे हैं। उस समाज के लोग में गरीब से गरीब हो, चाहे वो जूता सिलने वाला हो या गरीब किसान हो, सबका पैसा आप पे खर्च हो रहा है। एक इंजीनियर को बनने में 5 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च होते हैं और आप फी देते हैं 10 रुपये। तो आप जब भी बने कुछ या एडमिशन भी ले यहाँ पे, आप उस समय से सोचें कि आपके कंधे पर जब भी इंजीनियरिंग में कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो उसके कंधे पर 3 पीढ़ियों का बोझ आता है। एक खुद का, एक उसके पेरेंट्स जो सोच नहीं पा रहे थे कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, लेकिन जैसे ही आप एडमिशन लेते हो तो आपके पेरेंट्स के सामने एक क्या कहते हैं चमक वाला संसार सामने दिखने लगता है कि अब हमारी स्थिति बदलने वाली है, हमारा घर अच्छा होगा, अगर घर में बेटी है तो बेटी की शादी अच्छी होगी, आपके माता पिता का आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपका अपना होगा और उसके बाद आपके बच्चों। एक इंजीनियर के कंधे पे 3 पीढ़ियों का भार होता है। तो और उसके बाद चूंकि आप पर समाज का खर्च हो रहा है, तो समाज के प्रति जो आपका उत्तरदायित्व है वो निश्चित रूप से आप याद करें कि हम 10 रुपये की फीस से पढ़े हैं, हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। और जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर देंगे, इंजीनियर सबसे ज़्यादा पेपर अगर किसी कोर्स में पढ़ना है तो इंजीनियर को पढ़ना है 32 तो आप में असीम क्षमता है। इसलिए आप देखो कि जब कोई इंजीनियर बनता है तो DSP भी बनता है, SP भी बनता है, IAS भी बनता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को भी टॉप करता है, वो कुछ भी कर सकता है। आप ब्रह्मा के संतान हो, आप सब पढ़े होंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 होते हैं। महेश का काम संहार करना होता है, विष्णु का काम पालना का होता है और ब्रह्मा का काम निर्माण का होता है। आप ब्रह्मा के संतान हो, आपके शरीर में ब्रह्मा का अंश है, आप धरती पर सिर्फ निर्माण करने आए हो। इसलिए आप हमेशा सोचो इतनी बड़ी जिम्मेवारी, इतना बड़ा ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिला। और जब आप किसान होंगे, आप खेती करने चलते हैं तो 3 चीजें सामने आती हैं। सबसे पहले किसान उत्तम बीज खोजता है कि कौन सा सीड है जो उत्तम हो, जो इसमें जर्मिनेशन का पावर सबसे ज्यादा हो, सेलेक्ट किया जाता है। आप सारे स्टूडेंट एक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चुन कर आए हुए हो, आप उत्तम बीज, सबसे पहले उत्तम बीज का सिलेक्शन हुआ, उसके बाद फर्टाइल ग्राउंड चाहिए, उपजाऊ भूमि चाहिए। इस संस्थान से बड़ा कोई उपजाऊ भूमि नहीं हो सकता है। आपको एक उपजाऊ भूमि मिली, उसके बाद हमारे शिक्षक, हमारे प्राचार्य अपना ज्ञान पानी के रूप में आपको देकर के सीखते हैं और तब जाकर के पेड़ का निर्माण होता है। लेकिन उस पेड़ के निर्माण में, जैसा कि हमारे DSP साहब बताए कि आपको सबसे पहले अनुशासन। तो जब किसान का पेड़ बढ़ने लगता है, फल आने के पहले, तो किसान क्या करता है, उसकी कटाई भी करता है, उसमें जर्मिसाइड, हर्बिसाइड, इसको कीड़ा न लगे, कीट न लगे, इसके फल फूल किसी तरह से प्रभावित नहीं हो, तो जर्मिसाइड, हर्बिसाइड या कटिंग भी करता है, कहीं बेतरतीब ढंग से डालकर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अनुशासन के रूप में कभी कभी आपको प्राचार्य डांटते होंगे, कभी आपके शिक्षक डांटते होंगे,
होंगे तो उस डांटने को डांटना न कहें, उसको आप समझें कि हमको एक सही आकार दिया जा रहा है और ऐसा आकार दिया जा रहा है जिसका लाभ 3 साल के अंदर समाज को मिलने जाता है। तो सबसे पहले जरूरी है अनुशासन, और अनुशासन में अगर आपका कुछ कमी रह गई तो शिक्षक या प्राचार्य अगर समझाएं तो आप उसे कृपया अन्यथा न लें। आप अगर रामचरितमानस की बात सुनेंगे, सबसे हमको कन्विंसिंग बात लगती है कि इतनी शिक्षा दी जाती है, उसमें कहा गया है कि मातु पिता प्रभु गुरु के वाणी, बिना विचार करिए सुध जानी। मतलब 3 ही आपके शुभचिंतक हैं, माता पिता गुरु। इनकी बात अगर आप बिना विचार के मान लेते हैं तो आपका ऐसा कोई काम नहीं है जो अशुभ होगा, सारे कार्य आपके सिद्ध होंगे। तो सबसे पहले आप ये आदत डालिए कि अगर हमें जीवन में कुछ आगे बनना है तो 3 ही लोग आपके हैं। सबसे बड़े शुभचिंतक अगर इस जीवन में कोई किसी का है तो सबसे पहले आप अपना शुभचिंतक आप खुद हैं। जिंदगी की लड़ाई आपके बदले कोई दूसरा नहीं लड़ सकता है। जिंदगी की लड़ाई आपको खुद लड़नी है। चाहे आप पुराने आप देख ले, महाभारत हुआ, श्री कृष्ण जरूर साथ में थे, लेकिन लड़ाई किसको लड़नी पड़ी? अर्जुन को लड़नी। श्री कृष्ण ने साफ कहा ये लड़ाई तुमको लड़नी है, मैं सिर्फ एक साथी के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में हूँ, लड़ाई तो तुमको लड़नी है। श्री राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। इतने प्रभावशाली राजा थे, जहाँ से सीता का हरण हुआ, बगल में उनका ननिहाल रजवाड़े का था। वो चाहते तो वहाँ से भी सेना बहुत सारा मदद ले सकते थे, लेकिन रावण से लड़ाई को खुद लड़ी। तो सबसे पहले आपको अपनी लड़ाई और सबसे बड़े शुभचिंतक और सबसे बड़े दुश्मन अगर हो तो आपको अपने हों। तो पहले आप अपने बारे में सोचो कि हमें किस किस चीज़ पे चलना है, और अनुशासन को जरूर जीवन में याद। दूसरी बात, क्योंकि समय शायद कम है, मेरा समय कितना है? नहीं, आप अलाउ करेंगे तो मैं आगे क्या? तो चलो 2-3 बात कहकर मैं समाप्त कर देता हूँ। दूसरी बात कि ऐसे भी छात्र आए हैं जो पास कर चुके हैं और कुछ पढ़ रहे हैं। आपकी पूरी जिंदगी में 15% भूमिका सिर्फ होती है आपके डिग्री में। जैसे आपने कहा सिविल की, मैकेनिकल की, क्या, अरे आप जो डिग्री लेने आए हो सिविल में, 85% भूमिका होती है आपके एटीट्यूड कि आपका एटीट्यूड कैसा है। और जिसके अंदर सिर्फ 15% की बात रह गई, सिर्फ डिग्री लेना, किताब पढ़ के पास कर जाना, वो हम लोग जैसे सरकारी नौकर होकर के अपना जीवन काट। लेकिन जिनके अंदर एटीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, होता है ना कि जैसे हम लोग नौकरी करके अपना समय फैमिली का लाभ पालन पोषण करते हैं, लेकिन एक होता है जिंदगी में टेक ऑफ करना। तो आप उदाहरण देख लो कि जिंदगी में टेक ऑफ वही उतना ज़्यादा करते हैं जितना ज़्यादा उनके अंदर एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब हुआ, जैसे मैं प्रिंसिपल हूँ तो बच्चे सुनाते रहते हैं, सर यहाँ ये कमी है, यहाँ ये कमी है, सर ये नहीं है, वो नहीं है। एक आदत है, एक ऐसे लोग हैं कि अवेलेबल रिसोर्सेज में बेस्ट आउटकम दिखाने वाले। आप साइंस डे बनाते हैं, साइंस डे किसके नाम पर बनाते हैं? किसी को याद है? सीवी रमन को क्यों याद किया जाता है? सीवी रमन इसलिए याद किया जाता है। और एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि आप इंटरव्यू में जैसा डीएसपी साहब बताए थे कि हमसे इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम पूछा गया, तो लोगों ने कहा कि भाई मोतिहारी में कॉलेज भी एग्जिस्ट करता है क्या? जीवन में याद रखो, संस्थान हमसे पहचाना जाएगा, हम संस्थान से नहीं पहचाने जाएंगे। मैं अगर आपसे पूछूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ से पढ़े हैं, कितने लोग आंसर दोगे? आई थिंक ना। सीवी रमन की पढ़ाई किस कॉलेज से हुई है? नोबेल प्राइज विनर, कोई नहीं बता। लेकिन जो आईआईटी में जाएगा वो अपना अचीवमेंट नहीं बताएगा कि आईआईटी में मैं कहना, तो वो अपनी पहचान संस्थान से बना रहा है। लेकिन आप ही के देश में ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि कहाँ किस कॉलेज से पढ़े हैं भाई? मैं प्रश्न पूछता हूँ आईआईटी वालों से, अक्सर मेरी मीटिंग होती है डिपार्टमेंट में, तो मैं प्रश्न पूछता हूँ कि सरकार का 90% खर्च आप ले जाते हैं बजट का,
आप पर पैसा बारिश की तरह बहाई जाती है। क्या कारण है कि आप स्वतंत्रता के बाद से एक भी IIT के प्रोफेसर का नाम नोबेल प्राइज में रिकमेंड नहीं हुआ? आप बड़े तिस्मार खाएंगे, क्यों नहीं नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड हो रहा है? और हमारे जो CV रमन, जो कहानी सुने होंगे, वो जहाज से आए, समुद्र का पानी नीला क्यों होता है, आकाश नीला क्यों होता है, गए कलकत्ता मार्केट में, उतरते ही कलकत्ता के मार्केट में वो जाकर के 500 रुपए में अपने पॉकेट से कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीदे, 500 रुपए में उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी बनाया और उसी 500 रुपए में उन्होंने प्रूफ किया, बताया कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, समुद्र का पानी नीला क्यों होता है। उनके लिए ये नहीं था कि हमको अच्छा इंस्टीट्यूट मिले, एयर कंडीशन रूम मिले, तभी मैं रिसर्च का काम कर पाऊंगा। और उसी 500 के अंत से उन्होंने, आपको मैं और इंटरेस्टिंग कहानी बता दूं कि वो नोबेल प्राइज घोषणा होने के 6 माह पूर्व उन्होंने टिकट बुक कर दिया। उस समय जहाज से जाना पड़ता था, आई मीन समुद्री जहाज से, 6 माह का रास्ता लगता था। लोगों ने उनसे पूछा कि आप इतना अभी रिजल्ट घोषित नहीं हुआ, आप टिकट बुक करा लीजिए। CV रमन का कहना था, अगर नोबेल प्राइज मिलना है इस साल तक तो मुझे मिलना और किसी को नहीं मिलना है। दैट्स व्हाई। और 500 रुपए के सामान से CV रमन जी ने नोबेल प्राइज, और आज जो उनका स्पेक्ट्रोस्कोपी है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इतना कम दाम का इंस्ट्रूमेंट आज दुनिया के सारे एयरपोर्ट पर आज उन्हीं के स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया। और उन्होंने उस समय वर्ल्ड के सारे नामचीन जो वैज्ञानिक थे, जो एयर कंडीशन में बैठ के काम कर रहे थे, उनके थ्योरी को झुठला दिया कि आप अभी तक क्या बता रहे थे कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। सिंपल 500 के अंक से उन्होंने सारे थ्योरी को ध्वस्त कर। तो ये होना चाहिए आपके अंदर का जुनून। आपके अंदर अगर जुनून हो तो वो कहते हैं ना कि कौन बताता है नदी को रास्ता समंदर का, जिसको मंदिर का जुनून है वो मसविरा नहीं कर रहा। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि हमें कुछ करके दिखाना है। आप निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। एटीट्यूड को एकदम सर्वोपरि रखिए, पढ़िए लिखिए, अनुशासन में रहिए। लेकिन जो एटीट्यूड का मतलब अनुशासन से है। एटीट्यूड का मतलब है कि जितनी व्यवस्था आपको मिली हुई है, ईश्वर का, भगवान का आशीर्वाद मान करके आप उसी में सब, आप मानिए कि बहुत बड़ा आशीर्वाद के रूप में मिला है, इससे हम बेस्ट आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं। आप देखे होंगे, बाज चिड़िया का राजा होता है। आम चिड़िया और बाज में क्या अंतर है? जब बारिश होने लगती है तो बाज बादल के ऊपर चला जाता है और चिड़िया घोंसला खोदने लगती है। समस्या एक ही है, लेकिन वो कहा कि चलिए मैं आप जहाँ से बारिश हो रही है मैं उसी के ऊपर चला जाता हूँ, हमें तुम क्या बिगाड़ोगे मेरा। और चिड़िया जाके घोंसला खोजती है, घोंसला उसका टूट जाता है और फिर वो बेघर होकर के बाहर। इसीलिए कहा जाता है कि बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं खेला करते। आम चिड़िया के बच्चे मुंडेर पर खेलते हैं, बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं खेला करते। इसलिए कि बाज अपने बच्चे को कमांडो ट्रेनिंग देती है। जन्म देते ही बाज वो 3 किलोमीटर ऊपर ले जाकर के उसी समय अपने बच्चे को छोड़ और ऊपर ले जाकर दिखाती है कि देखो पूरी तेरी दुनिया इतनी बड़ी दुनिया है, तुम इसके राजा होने वाले हो। वो जन्म देते ही अपने बच्चे को पूरी दुनिया दिखाते थे और वहां से चोट से वो छोड़, और जैसे जैसे वो बच्चा नीचे गिरता है, ठीक 100 मीटर की दूरी पर आकर के उसको लेती है अपने चोंच में और उसको लैंड कराती है रॉक पे, पत्थर पे। ये ट्रेनिंग महीनों का मानो ट्रेनिंग कराती है, तब जाकर के चिड़िया बाज जो है वो चिड़िया का राजा है। तो समस्या एक ही थी, बारिश। हर चिड़िया, आम चिड़िया ने उसको दूसरे तरह से लिया, लेकिन बाज ने दूसरे तरह से लिया। तो समस्या तो एक ही है। तो एटीट्यूड का मतलब जैसा आपने कहा, पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखिए। जो आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है उसी को भगवान का आशीर्वाद मानिए, उससे बेस्ट आप कैसे कर सकते हैं आप वो कीजिए। प्रोक्रेस्टिनेशन मत रखिए, आज के काम को कल टालने की आदत मत रखिए। स्टूडेंट में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि चलो आज का काम कल कर लेते हैं, आज का असाइनमेंट है वो कल पूरा करते हैं और धीरे धीरे आप जिंदगी में पिछड़ जाते हैं। एक बार जब आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो हमें याद है कि प्रोक्रेस्टिनेशन को लेकर के जेम्स एल्बेरी का है कि he slept beneath the sun, he slept beneath the moon, he basked beneath the sun। चांदनी रात में वो सोया और
जाड़े के दिन में वो सूर्य के ताप से अपना पूरा आराम किया। He lived a life going to do, रोज ये सोचा कि मैं कुछ करूंगा, and he died with nothing done, और वो मर गया बिना कुछ करके। This is the very present question of destination। तो आप अपने जीवन में आज के काम को कल पर टालने का ये जहाँ आपका एटीट्यूड आप छोड़ दें तो बस आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और जैसा कि ये बताए कि आज शायद इस यहीं की एनर्जी हम में रही होगी, मैं बार बार कहता भी हूँ कि आज विभाग ने ये जिम्मेवारी सौंपी, चाहे वो राज्य में 36 इंजीनियरिंग कॉलेज, 33 पॉलिटेक्निक, ट्रिपल IIT, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, और शायद ये सब सोच करके हुआ तो मुझे जिम्मेवारी दी गई कि नहीं अब आप वैशाली इंजीनियरिंग कॉलेज प्रिंसिपल के रूप में जाएंगे। और मुझे कहने में शायद वो एनर्जी लेवल था कि आज वैशाली इंजीनियरिंग कॉलेज के हर क्वेश्चन में हमने एमटेक का अप्रूवल ले लिया इस साल से, और मेरे सारे ब्रांचेज में एमटेक, क्योंकि मेरा विजन था कि मैं प्रिंसिपल के रूप में जाऊँगा तो मैं वैशाली को जितना जल्दी हो एमटेक का पाठ्यक्रम में वहाँ का अप्रूवल लूँगा। और खूब हमारा डिटर्मिनेशन था, आई अचीव। तो आप भी जीवन में इसी तरह से स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखिए, एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, अनुशासन में रहिए और प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत मत रखिए, फिर आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जो हमारे जो एलुमनाई के रूप में आए हैं उनको, और जो छात्र यहाँ अध्ययनरत हैं उनको, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने प्राचार्य, यहाँ के शिक्षक, यहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं, उनको इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई देते हुए और मुझे आपने आमंत्रित किया इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि सर ने बताया, हमारे महाविद्यालय के शून्य से लेकर संघर्ष तक और संघर्ष से लेकर अब तक शिखर तक पहुंचने का सफर, उनके इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने हमारे महाविद्यालय के लिए क्या अनुसंधान और दूरदर्शी सोच के साथ उत्कृष्ट प्रबंधन का उन्होंने कार्य किया, इसके लिए हम सभी हैं कि सर ने हम लोग का साथ इसी तरह आगे भी बनाए रखें। इसके लिए हम सभी लोग उनको अपने तरफ से पुनः एक बार धन्यवाद प्रकट करते हैं और जोरदार तालियों के साथ मदद करते हैं। तो सर ने जैसा कहा कि अगर आप में जुनून है तो आपको वो एयर कंडीशन रूम की जरूरत नहीं है, आप एक झोपड़ी में भी रह के यूपीएससी आपने आपको स्वागत करेंगे। सर अभी कह रहे थे उनसे अच्छा मार्गदर्शन मुझे नहीं लगता कि मैं दे पाऊँगी। सर ने जितना कुछ कहा यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने जो कि सभी से अनुरोध है कि उसको पूरी तरह से पालन करें, खुद पर, अपने गुरु पर, अपने परिवार पर, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। इससे ज़्यादा मार्गदर्शन सर ने दे दिया है। दूसरा बिंदु था कि बच्चों को मोटिवेट करना है, तो मोटिवेशन का सबसे पहला सोर्स तो मेरे लिए आप लोग खुद हैं। एक ऐसे प्रोग्राम को आपने कराया जहाँ पर हर व्यक्ति इधर से उधर बिखरा हुआ था, एक नंबर कलेक्ट करने से देख करके उनको यहाँ पर सशरीर उपस्थित करवाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने निभाई है और आप सभी के लिए आप खुद के लिए ताली बजा सकते हैं। सर बहुत इसमें सर ने भी बहुत, प्रिंसिपल सर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जब तक प्रिंसिपल के स्तर से मार्गदर्शन नहीं रहेगा, उनके स्तर से एक अनुमति नहीं रहेगी, बच्चे उस जोश खरोश के साथ इस काम को नहीं कर पाएंगे। तो जो ऑल इंडिया की टीम है, आपने बहुत शानदार काम किया है। मैं फोटोज़ देख रही थी, मैं लोगों के नंबर्स देख रही थी, मैंने वो QR कोड देखा कि कैसे आपने सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा के रजिस्ट्रेशन कराया होगा। पौधे लाने के लिए रोशन बहुत परेशान हो रहा था। तो बहुत ग्राउंड से आपने काम किया है और ये मोटिवेशन हमारे लिए है। अगर सरकारी सिस्टम में इस तरह का कोई काम